हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे कि नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर कब आएगा। तो मैं आ गया हूं। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी में लेवल 3 के क्वेश्चंस को करा था बेसिक्स को सीखने के बाद। कुछ बेसिक्स हमने जाना था इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि क्लास 7 में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं क्वेश्चंस कराते जाऊंगा और आपकी जो बेसिक्स है और इलेक्ट्रिसिटी का जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपको जानने की चीज़ें हैं वो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज लेवल 3 को हमने कंप्लीट किया है, आज करेंगे कंप्लीट, कोशिश करेंगे लेवल 2 को कंप्लीट करने की जितनी जल्दी हो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इस एडिशन के हिसाब से, मैंने पहले भी बताया था, जो हमने बात किया है वो आपका 6th एडिशन हमने इस्तेमाल किया। कौन सा एडिशन? 6th एडिशन में अगर आप आएँ पेज नंबर 6.25 में क्वेश्चन नंबर 45 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 45 पे डिस्कशन कर लें। 45 में कह रहा है कि 3 बैटरीज आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, द टोटल ईएमएफ इन द सर्किट। टोटल ईएमएफ मांगा है। ईएमएफ क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन थोड़ा सा करेंगे। कुछ इस तरह का है। ठीक है, टोटल ईएमएफ कितना होगा, कितना वोल्ट होगा। V स्टैंड्स फॉर वोल्ट। ऑप्शन ए दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी दिया हुआ है 4, ऑप्शन सी दिया हुआ है 7, ऑप्शन डी दिया हुआ है 14। ठीक, और ये P है आपका और ये Q है। 3 वोल्ट, 4 वोल्ट और ये 7 वोल्ट। तो ये आपका एक सर्किट है, सर्किट का पार्ट ही दिख रहा है। P और Q के बीच आपको क्या निकालना है? टोटल ईएमएफ। पहले आप ईएमएफ जान लें। व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये फोर्स नाम का है, इट इज नॉट अ फोर्स। नाम के हिसाब से लग रहा है फोर्स है, लेकिन ये फोर्स नहीं है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में थोड़ा अगर आप थोड़ा जानें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम इस तरह से आया कि आप जब सर्किट बनाते हैं, सर्किट में क्या होगा, जैसे मान लेते हैं एक सेल हमने बन दिया, यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे एक बल्ब है। तो अब इस सेल क्या करता है, मैंने बताया था कि एक बड़ा सा डंडा है, एक छोटा डंडा है। एक का पोटेंशियल हाई है, दूसरे का पोटेंशियल लो है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। अब बस इतना ही जाने, क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। जैसे एक बॉडी में, किसमें? एक बॉडी में अगर हम हाई टेम्परेचर एक तरफ हो, एक तरफ लो टेम्परेचर हो, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या फ्लो करता है? हीट फ्लो करता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस से हीट फ्लो करता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? और जब इससे ये क्रॉस करेगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? जो टोटल ईएमएफ है, जब ये यूज नहीं हुआ तब उसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये क्या है बताइए? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आप याद रखें, क्या होता है ये? पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है? सेल मेंटेन करता है। और सेल को अगर सीरीज में लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी। तो आप अगर देखें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जो डिवाइस है उसका नाम सेल है। और सेल को जब सीरीज में लगाते हैं उसको बैटरी कहते हैं। इसका यूनिट क्या है? इसका ऐसा यूनिट है वोल्ट। क्या बोलें? वोल्ट। इसका सिंबल है V। ये एक्चुअली क्या है? जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं जूल पर कूलम। कूलम क्या है? कूलम ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, अब बाद में जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। और जूल क्या है बताइए? ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जूल इज अ ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, कूलम इज अ ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। जैसे अगर बैटरी में लिखा हुआ है 12 वोल्ट, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब 12 जूल पर कूलम। तो एक कूलम चार्ज को ले जाने में, कैरी करने में कितना जूल एनर्जी खर्च होगा? 12 जूल।
तो वोल्ट आप समझें कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक पोटेंशियल डिफरेंस है, आगे और जानेंगे, अभी पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मान लें। तो जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात करें तो आप समझ जाएं कि किसकी बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है अभी के हिसाब से, बाद में दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। तो 12 वोल्ट का मतलब 12 जूल पर कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में कितना जूल एनर्जी खर्च होगा, 12 जूल, या 1 जूल चार्ज को कैरी करने में जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना वर्क करना पड़ेगा, 12 जूल। ये बात समझ आ रही है? तो ये आपको मैंने वोल्ट का इन्फॉर्मेशन दिया। तो वोल्ट इज अ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। अभी आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ही क्या माने, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब फोर्स लगेगा मोशन लाने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए, तो ऐसा कुछ नाम था, बट वो फोर्स नहीं है। क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस है। हर जगह फोर्स नहीं चाहिए होता है ट्रैवल कराने के लिए किसी चीज़ को, जैसे हीट को फ्लो कराने के लिए फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होना पड़ता है। किसका डिफरेंस होना पड़ता है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस से हीट फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, उसी तरह से पोटेंशियल के डिफरेंस से करंट फ्लो करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ से अगर करंट फ्लो करना शुरू करें, यहाँ से जो करंट निकलना शुरू होगा, ये वाला करंट जो फ्लो करेगा इससे होकर इससे भी होकर फ्लो करेगा, तो सीरीज में ये है। जब करंट फ्लो करे और करंट दोनों में सेम फ्लो करे तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये सब वायर सब है, वायर में पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 वोल्ट, यहाँ कितना वोल्ट, 4 वोल्ट, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट। कितना, इतना आप उतार लें। अगर बात समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात, वरना आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया और मुझे आप समझा दें। तो EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट है, वोल्ट का मतलब जूल पर कूलम, 12 वोल्ट का मतलब 12 जूल पर कूलम, मतलब 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में 12 जूल काम करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ रही है। और अगर करंट सेम फ्लो करे तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएगा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 3 वोल्ट, इतना कितना 4 वोल्ट, 7 वोल्ट। मैं अगर यहाँ बोलूँ, यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया, ये आपका Q है और आपका P, नीचे कितना वोल्ट, 7 वोल्ट, यहाँ 3 वोल्ट और 4 वोल्ट सीरीज में है तो ऐड हो जाएगा 7 वोल्ट। आप देखें P और Q के बीच का जो डिफरेंस है, मानते हैं कि इधर एक बाल्टी है, इधर एक बाल्टी है, ठीक है। हमने 2 बाल्टी लिया, एक बाल्टी यहाँ लिया, यहाँ पानी इतना है, यहाँ पानी इतना है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक पाइप यहाँ लगाया, एक पाइप यहाँ लगाया, तो दोनों के लिए जो डिफरेंस है पानी के लेवल का वो तो सेम है। यहाँ पे इस दोनों के जो डिफरेंस है, इस पाइप के लिए लें या इस पाइप के लिए लें, दोनों के लिए जो पानी का जो लेवल का जो डिफरेंस है या पोटेंशियल डिफरेंस माने, दोनों के लिए सेम है। इस दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। तो उसी तरह से P और Q के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस, इधर से भी 7 वोल्ट है, इधर से भी 7 वोल्ट है, तो टोटल भी कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट। तो बात समझ आ रही है। आपको भी याद रखना है कि P, देखिए ऐसे उठना है आपको, P से ऐसे आगे जाएंगे, यहाँ जितना पोटेंशियल होगा पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आएगा, कब तक, जब तक वायर क्रॉस नहीं करेंगे। यहाँ कितना वोल्ट है, 7 वोल्ट, ये आपका 7 है और इसको लेंगे 0, तो 7 और 0 का डिफरेंस 7 आएगा। इधर से आएंगे तो कितना है, 7 है, 7 है, ये 7 है अगर, तो यहाँ पे भी क्या 7 7 7 है, इधर से हम 0 लेंगे, 7 में 0 हो गया, 7 होगा, तो इधर से भी पोटेंशियल डिफरेंस 7 होगा, इधर से भी पोटेंशियल डिफरेंस 7 होगा, तो टोटल भी लेंगे तो कितना होगा, 7 वोल्ट ही होगा। तो आपको याद रखना, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऊपर का कितना डिफरेंस 7 वोल्ट, नीचे का 7 वोल्ट, तो टोटल भी कितना होगा, 7 वोल्ट ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन सीरीज में क्या हो जाएगा, ऐड होते जाएगा, आपको बस इतना ही याद रखना है। तो कितना आंसर होगा, बोलिए, 7 वोल्ट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल में क्या है, देखिए यहाँ पे 7, इधर से 0 मान लेते हैं कि 7 में 0 के साथ, इधर से भी 7 और ये 0। जब तक हम वायर क्रॉस नहीं कर रहे हैं तब तक पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आता है। तो यहाँ 7, यहाँ 7, हर जगह 7, इधर से भी 7, इधर से 0 0 0, 7 में 0 के साथ इधर भी, 7 में 0 के साथ इधर भी, तो इसका जो टोटल EMF हम लेंगे वो कितना होगा, 7 वोल्ट ही होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका जितना है तो उसका जो टोटल होगा वो उतना ही होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सीरीज में ऐड होते जाएगा। लेकिन अगर ये 7 वोल्ट था और ये 3 वोल्ट होता तब एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होता आपके लिए, वो आपके लेवल का नहीं। तो ये आप समझ गए, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंसेस ऐड होते जाएगा और पैरेलल में जितना ऊपर का है उतना नीचे का है, टोटल भी उतना ही है, टोटल भी उतना ही है। ठीक, उतार लें। नेक्स्ट, तो EMF क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बताइए, उसका ऐसा यूनिट वोल्ट है, वोल्ट का मतलब जूल पर कूलम। जैसे मैंने बोला 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का मतलब 10 जूल पर कूलम। 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में कितनी एनर्जी लगेगी बताइए, 10 जूल। 10 वोल्ट का मतलब घर में जो आपका सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट का होता है। कितना वोल्ट का होता है बताइए,
220 वोल्ट का मतलब 220 जूल पर कूलम। एक कूलम चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क करना पड़ता है? 220 जूल काम करना पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे सीखिएगा, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। सीरीज़ में ऐड हो जाएगा और पैरेलल में सेम रहेगा, जो ऊपर का वही नीचे का वही टोटल का। नेक्स्ट, सीरीज़ में करंट सेम होता है और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। याद रख लीजिएगा, सीरीज़ में क्या सेम होता है बताइए? सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट। ठीक है, सब धीरे धीरे सीखिएगा। तो सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। 46 में कह रहा है 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बल्ब सब कुछ ऐसा है, मैं तो बहुत रफ फिगर बना रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा बल्ब है, ये P और ये Q, और यहाँ एक बल्ब है, ये R। ठीक है, और क्या बोला है? ये 20 वोल्ट का है और ये कितना वोल्ट? 40 वोल्ट का। ठीक, अब बोला है नंबर ए, ऑल बल्ब्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑल बल्ब्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको मैंने क्या बोला? सीरीज कॉम्बिनेशन कब होगा? जब करंट जो फ्लो करेगा सब में सेम फ्लो करेगा। इधर से जो करंट निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस ये भी क्रिएट करेगा, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो 40 और 20 कितना होगा? 60 वोल्ट। इस 60 वोल्ट की वजह से जितना ज़्यादा पोटेंशियल, जितना ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो करंट जो फ्लो करेगा, मान लेते हैं इधर से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे भी आई करेगा, इससे भी आई करेगा, क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। तो आर, पी और क्यू से जो करंट फ्लो करेगा वो सब के लिए, इसमें भी आई करंट फ्लो करेगा, इसमें भी आई करंट फ्लो करेगा, इससे भी आई करंट फ्लो करेगा। और करंट अगर सेम फ्लो कर जाए, समझ जाइए कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑल बल्ब्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सही बात है। बी में क्या बोला है? इफ बल्ब आर इज रिमूव्ड, इफ आर इज रिमूव्ड, बल्ब पी एंड क्यू विल स्टिल ग्लो, पी एंड क्यू विल स्टिल ग्लो। अब देखिए, ये अगर रिमूव कर दें तो रास्ता क्या हो जाएगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं कर सकता। और करंट जब तक फ्लो नहीं करेगा बल्ब से तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? लाइट एनर्जी में। जब ये आर को रिमूव कर देंगे तो रास्ता ब्रेक हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, या बोलेंगे ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये गलत है। सी, द टोटल ईएमएफ इन द सर्किट, टोटल ईएमएफ बराबर लिखा है 40 वोल्ट। कितना होगा? 60 वोल्ट होगा, ये भी गलत है। डी, द गिवन सर्किट इज एन ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट आपको लग रहा है? क्लोज्ड। ओपन तब होगा जब कहीं पे टूटा हुआ। आप ये समझें अंदर में भी कनेक्टेड है, ये बस ये सेल को लिखने का तरीका है। ये यहाँ पे जैसे मैं डिस्कनेक्ट कर दिया, ये ओपन सर्किट हो गया, इससे करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कोई कहीं पे भी सर्किट ब्रेक नहीं है। सर्किट जब ब्रेक नहीं है तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्किट। ये ओपन सर्किट नहीं है। कौन सा सर्किट है ये? क्लोज्ड सर्किट। करें नोट डाउन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। डन, उतार लें। चलिए 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 निकालें। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी is brought in contact with the cap of a gold लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए मदद करता है। Whose strips are neutral, then positive charge, number A, positive charge
flows from body to the strips end both the strips acquire पॉजिटिव चार्ज। तो पहले क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है बताइए। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, अब पॉजिटिव चार्ज बॉडी ब्राउट इन, कैसा होता है गोल्ड लीफ, ऐसा कुछ बताए थे हम, है ना, और इसके अंदर कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे 2 रॉड होता है, ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद द कैप, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हमने क्या किया, ये क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, इससे इधर भी पॉजिटिव जाएगा इधर भी पॉजिटिव जाएगा। तो बताएं पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम बॉडी टू द स्ट्रिप्स, इससे फ्लो करेगा एंड बोथ द स्ट्रिप्स, ये दोनों स्ट्रिप क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव फ्लो करते करते आएगा और ये इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा इधर भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये चूंकि टच करा दिया, टच कराने का मतलब पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएगा, और अगर ये टच नहीं कराते तो पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है। क्योंकि टच करा दिए तो ये पॉजिटिव रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव इसमें भी आ जाएगा और इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। तो पहला वाला तो सही है ऑप्शन 47 का, देख लेते हैं एक बार। 47 में आंसर दिया हुआ है 47 का ए, बिल्कुल सही है, ए हमारा सही है। अब बी में पढ़ते हैं, बी क्या बोला है। बी बोला है कि ड्यू टू लाइक चार्जेस ऑन स्ट्रिप्स दे अट्रैक्ट ईच अदर, ड्यू टू लाइक चार्जेस ऑन स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स है आपका, यहाँ लाइक क्या करेगा, रिपेल करेगा, लाइक ऑन स्ट्रिप्स दे अट्रैक्ट ईच अदर, क्या सही है आप बताएं। अट्रैक्ट तो नहीं कर सकता ना, क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये गलत हो गया। सी में क्या बोला, इफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ बॉडी इज रिमूव्ड, इफ पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड, इसको रिमूव कर देंगे तो इसको पॉजिटिव आ ही गया ना, इसको हटा दिए तो इसके जो कुछ इसमें जो कुछ पॉजिटिव चार्जेस आ गए, ये पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, और रिपल्शन की जो इंटेंसिटी उसमें कोई कमी नहीं आएगी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड, द गैप बिटवीन द स्ट्रिप्स डिक्रीजेस, गलत बात है, ऐसा नहीं होगा। डी बोथ ए एंड सी, जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो सिर्फ कौन सा आंसर सही होगा, ए सही होगा। फिर मैं कह रहा हूँ पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हमने क्या किया, इस स्ट्रिप में आके कनेक्ट कर दिया, और ये स्ट्रिप क्या था, न्यूट्रल था, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके इससे आएगा, क्योंकि क्या है, कंडक्टर है, तो इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ बोला है क्या, अट्रैक्ट करेगा, जो पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉजिटिव चार्ज को रिमूव भी करते हैं, ये तो पॉजिटिव आ ही गया ना, तो रिपल्शन की जो इंटेंसिटी उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो सिर्फ कौन सा सही होगा, पहला सही होगा, कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा इस बॉडी से स्ट्रिप की तरफ, और इधर भी आएगा उधर भी आएगा। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपके पास बुक हो तो बहुत अच्छा, मैं ठीक से लिखता नहीं हूं। क्वेश्चन नंबर 48, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। 48 कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट व्हेन सेम करंट आई फ्लोज थ्रू 2 सर्किट्स एज शोन इन द फिगर। सेम करंट, दोनों में सेम करंट आई फ्लो कर रहा है, एक में हमारा ऐसा है, में ऐसा है, ठीक है, ये P है और ये Q, करंट फ्लो कर रहा है I, दूसरे में इससे I फ्लो करेगा, सीरीज में तो इधर से भी I फ्लो करेगा। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, बस मैंने बोला I करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ जाके एक बल्ब ऊपर है A और दूसरा बल्ब नीचे है, ठीक है, B। अब बताइए जब करंट आएगा, इधर भी बल्ब है इधर भी बल्ब है, कुछ करंट A से क्रॉस करेगा कुछ B से क्रॉस करेगा, और यहाँ पे दोनों करंट सेम फ्लो करेगा P और Q से। तो यहाँ पे जो करंट होगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि I1 करंट फ्लो किया, कितना फ्लो किया, तो इधर से क्या बचेगा, I माइनस I1, ठीक है। तो कुछ करंट, दोनों करंट मिला के I1 कैंसिल, क्या बचेगा I, तो यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा I से, यहाँ पे भी थोड़ा कम हो जाएगा I से। अगर दोनों आइडेंटिकल बल्ब्स हैं तो आधा करंट इधर से फ्लो करेगा, आधा करंट इधर से फ्लो करेगा। और आप समझें, आप खुद समझें कि जिस रास्ते में जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उसमें उतनी ज़्यादा क्या होगी, गर्मी होगी, उतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि करंट जितना ज़्यादा जिस सर्किट जिस वायर से फ्लो करेगा उसमें उतना ज़्यादा क्या जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा। तो उसमें
अगर ये इनकैंडेसेंट लैंप है तो करंट फ्लो करेगा, तो ये करंट सेम अमाउंट ऑफ करंट इससे भी फ्लो कर रहा है, इससे भी फ्लो कर रहा है। इसमें करंट का वैल्यू थोड़ा कम हो गया, इसमें भी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि यही करंट दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला वाला जो आपका ऑप्शन है वो बोला बल्ब्स इन फर्स्ट कॉम्बिनेशन, बल्ब्स इन फर्स्ट कॉम्बिनेशन ग्लो विथ मोर ब्राइटनेस। ठीक है, दूसरा में मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो कन्वर्ट होती है ना आपकी लाइट एनर्जी में, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी P में और Q में सेम गई, तो यहाँ ज़्यादा अमाउंट गई, यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई, यहाँ पे भी थोड़ी कम हो गई, तो मोर ब्राइटनेस होगा, बिल्कुल ये सही है। बी बल्ब्स इन द सेकंड कॉम्बिनेशन, बल्ब्स इन द सेकंड कॉम्बिनेशन ग्लो विथ मोर ब्राइटनेस, बिल्कुल गलत बात। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। यहाँ पे और भी लिखा है ओनली ए इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो क्या होगा ओनली ए इज ट्रू। तो 48 का जो आंसर होगा ओनली ए, बिल्कुल सही है, सिर्फ ए सही है। तो आप और भी वहाँ पे ठीक से क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में और बढ़िया से लिखा है ओनली ए इज ट्रू, सही है, ओनली बी इज ट्रू गलत है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू वो भी गलत है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ये भी गलत है, इसको उतार ले। डन, 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ ग्लास रॉड, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 49। A glass rod is rubbed against silk, against silk। तो ग्लास रॉड को किससे रगड़ा गया? रेशम से, सिल्क क्लोथ। then the glass rod acquires positive charge, due to loss of electrons। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पे डिस्कशन करेंगे, पूरा क्वेश्चन ही एक थ्योरी है। बी the silk cloth acquires negative charge due to gain of electrons, C if these two bodies are again brought in contact, the net charge of them is 0। अच्छा क्वेश्चन है, द नेट चार्ज ऑफ देम इज 0, डी ऑल। चलिए डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ग्लास को हमने सिल्क से रगड़ा, तो ग्लास है और सिल्क, तो ग्लास और सिल्क आपस में क्या है? न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल होगा इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने प्रोटॉन्स होंगे। अब ग्लास रॉड को मैंने सिल्क से रगड़ा, तो वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो मैं अगर बोलूँ ग्लास को मैंने सिल्क से रगड़ा, तो ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाते हैं, ग्लास से किधर जाते हैं? सिल्क की तरफ। ये नेचर में मिला हुआ है कि ग्लास और सिल्क जब भी हम रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स सिल्क में जाएगा। दिस इज नेचुरल फिनोमिना। तो जिससे जाएगा उसमें, जिसमें आएगा उसमें क्या ज़्यादा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। द सिल्क क्लोथ आर एक्वायर्स निगेटिव चार्ज। क्यों निगेटिव हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स में कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। बात समझ आ रही है? और जिससे इलेक्ट्रॉन गया उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो द ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू लॉस ऑफ, ये भी सही है। द सिल्क क्लोथ एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो गेन करेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों? जो गेन करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। पहले जितने प्रोटॉन्स थे उतने इलेक्ट्रॉन्स थे, आपस में मिलके क्या हो गए? नेट चार्ज 0, न्यूट्रल हो गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आया तो एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज हो गया, तो निगेटिवली चार्ज हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ प्रोटॉन्स मिलके क्या हो गया? 0 कर दिया नेट चार्ज को, लेकिन प्रोटॉन तो एक्सेस रह गया ना, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ड्यू टू
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये निगेटिवली चार्ज है ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने पॉजिटिव इसमें हुए उतने निगेटिव हुए, फिर मिला देंगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ दीज बॉडीज आर, अब मान लो इसमें +10 चार्ज आया, इसमें -10 चार्ज आया, मिला के फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ दीज बॉडीज आर अगेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट द नेट चार्ज ऑफ देम इज जीरो। तो आंसर आपका सारा सही है, तो डी ऑल लिखना है। क्या लिखना है, ऑल। बात समझ आ रही है। तो जिससे इलेक्ट्रॉन्स जाएगा उसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, जिसमें जाएगा वो निगेटिवली चार्ज। फिर उसको अगर हम फिर मिला दें फिर नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। याद रहे इलेक्ट्रॉन गोटा गोटा जाता है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटाइजेशन। और मैंने एक बात बोलना भूला, 48 में जो हमने बोला करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करेगा, और जो पुराना बल्ब आप देखते हैं ना, पुराना बल्ब लाल वाला बल्ब, उसमें टेम्परेचर उसको बढ़ा के करंट फ्लो करता है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ा के उसका जो फिलामेंट है वो क्या करता है, ग्लो करता है। वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक कहते हैं उसको। मतलब करंट जब फ्लो करेगा तो करंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। तो करंट फ्लो करने की वजह से हीट एनर्जी आई, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आयरन में और हीटर में। उसी तरह से और एक बात हुई, वो फिनोमेना हम लोग पढ़ेंगे। इसको उतारें पहले। चलिए 49 हो गया आपका। आपने मैग्नेट देखा होगा, तो मैग्नेट जो देखा होगा, मैग्नेट के चारों तरफ अगर हम कुछ भी आयरन का रॉड लेके आते हैं तो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब मैग्नेट के चारों तरफ जो फील्ड होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 50 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कशन करना है। हुआ क्या 1820 में, कब, 1820 में वेरस्टेड का कोई साइंटिस्ट, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ। तो हुआ क्या, एक सेल है और यहाँ पे बैटरी है, इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो किया, नज़दीक में कॉम्पास रखा हुआ था। कॉम्पास में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ क्या होता है। तो हुआ क्या, जो ही स्विच ऑन किए, स्विच ऑन करने की वजह से करंट फ्लो किया, और जब करंट फ्लो किया तो वहाँ का जो कंपास का जो नॉर्थ वाला पॉइंट है, मतलब कंपास में अंदर क्या होता है, कंपास के अंदर मैग्नेट का एक नीडल होता है। और मैग्नेट का नीडल कैसे रिफ्लेक्ट होगा, नज़दीक में मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, तो मैग्नेट के नज़दीक मैग्नेट को लेके आएंगे तो मैग्नेट को क्या कराएगा, वो डिफ्लेक्ट कराएगा। और नज़दीक में कोई मैग्नेट नहीं था, कोई मैग्नेटिक फील्ड और नहीं था, वो सिर्फ अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके रखा था। लेकिन जब स्विच ऑन किया तो उन्होंने क्या देखा, कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने सोचा कि अरे कुछ तो हुआ होगा। उन्होंने सोचा करंट जब फ्लो करता है तो ये भी आपस में आसपास क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, उसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स का जब इंटरेक्शन होता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स। जैसे इस पेन के पास क्या है, ग्रेविटी है, अर्थ के पास भी ग्रेविटी है, दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है तो क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रहे, आप लोग याद रख लें कि करंट जब फ्लो करेगा तो कौन सा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड। लिख लें इस बात को, करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। करंट जब कैरी करेगा कोई कंडक्टर तो आसपास उसका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, बोलें, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। बात समझ आ रही है, क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो क्वेश्चन है, मैग्नेट इज ब्राउट क्लोज टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एज शोन इन द फिगर। बोला इट विल बी रिपेल्ड बाय द कंडक्टर, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द कंडक्टर, इट विल नॉट शो एनी इफेक्ट, इट विल बी जस्ट डिफ्लेक्टेड। तो आप याद रखें कि इस केस में जब करंट फ्लो करेगा जस्ट क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे, बोलिए। When a current is allowed to pass through a conductor, it produces a magnetic field around it, and hence when a magnet is brought closer, it will be deflected by the field produced by the current carrying conductor। तो आपको याद रखना बस क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आप देख लें। मैग्नेट इज ब्राउट क्लोज टू अ करंट, मैं बना ही दे रहा हूँ, काहे आप लोग चिंता करेंगे, ऐसा कुछ बना हुआ है फिगर। कॉइल है, आप ये सब चिंता न करें। इधर से क्या फ्लो कर रहा है, करंट, इधर से करंट आया और यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है, ये सीधे आ रहा था। तो ये जब करंट है यहाँ पे, तो करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे मैग्नेट आ रहा है, तो मैग्नेट
क्या करेगा इसको, ये करंट है, करंट फ्लो करने की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने से बहुत कुछ हो सकता है, रिपल्शन हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है या डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे इस केस में सिर्फ क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, सिर्फ क्या होगा, इट विल बी जस्ट डिफ्लेक्टेड, बस याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में मतलब करंट फ्लो करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। 3 ड्राई सेल्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। 3 ड्राई सेल्स हैं। अब सेल क्या है मैं बता दिया था, यहाँ पे ड्राई सेल्स हैं 3। किस में लगा है देखिए, सीरीज में है, किस में, और सबका 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट। तो इसका टोटल कितना होगा बताइए, आप खुद कर सकते हैं, इसका टोटल हो जाएगा 6 वोल्ट आंसर। तो आप देख लीजिएगा, सिंपल है ये क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करेंगे, वक्त लगाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट बोला है और तीनों को सीरीज में लगा दिए तो कितना वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 में आए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एडजेसेंट सर्किट। 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड। तीनों आइडेंटिकल बल्ब्स हैं। कैसे बल्ब, एक बल्ब है यहाँ पे, एक बल्ब यहाँ पे है, एक बल्ब ऐसे, ठीक, और यहाँ पे एक स्विच है जो क्लोज कर दिया गया है, और यहाँ पे 60 वोल्ट का एक बैटरी सेल लगा हुआ है, ठीक। अब क्वेश्चन में बोला है कि बल्ब्स ए एंड बी आर इन पैरेलल विद बल्ब सी। ये ए है और ये बी है। ए और बी में देखिए करंट सेम फ्लो करेगा। यहाँ से करंट जो निकलेगा, मान लेते हैं I1 करंट जा रहा है, इधर से भी कौन सा करंट जाएगा, I1। तो I1 करंट ए और बी से सेम करंट फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स ए और बी सीरीज में, और ए और बी के साथ जो फिर आपका सी है वो किस में है, पैरेलल में। किस में है ये, इसका कितना वोल्ट होगा, इसका भी 60 वोल्ट होगा, इसमें भी कितना वोल्ट होगा, 60 वोल्ट होगा, ये 60 वोल्ट 60 वोल्ट 60 वोल्ट 60 वोल्ट। लेकिन ए और बी किस में है, सीरीज में, और ए और बी का जो सीरीज है, ए और बी मिला के एक साथ फिर सी के साथ किस में है, पैरेलल में। तो क्वेश्चन में बोला है बल्ब्स ए एंड बी आर इन पैरेलल, बल्ब्स ए एंड बी आर इन पैरेलल विथ सी, सही है। द पोटेंशियल EMF इन द सर्किट, ये 60 वोल्ट है तो ये 60 वोल्ट ही है। कितना वोल्ट है सर्किट में, 60 वोल्ट, सही है। व्हेन स्विच एस इज टर्न्ड ऑफ, एस को अगर हम क्या कर दें, ऑफ कर दें, ये ऐसा स्विच है, इसको ऑफ कर दें तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ऑफ ऑल बल्ब्स ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, अगर ये ऑफ कर देंगे करंट ही नहीं फ्लो करेगा, और जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा तो ए बी सी क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। ग्लो करने के लिए क्या फ्लो करना जरूरी है, करंट फ्लो करना जरूरी है। स्विच ऐसा हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑफ किया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा, ए और बी सी से क्या नहीं फ्लो करेगा, करंट नहीं जा पाएगा, और जब करंट नहीं जा पाएगा तो वो ग्लो नहीं करेगा, तो गलत बात है। तो आंसर क्या होगा आपका, बल्ब्स ए एंड बी आर इन पैरेलल विद सी, ये सही है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 60 वोल्ट, ये सही है, लेकिन सी गलत है। आंसर होगा बोथ ए एंड बी, डी में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, वो सही होगा, ठीक है, बहुत इजी। 52 तक हो गया, बताएं अब 53 में आ जाइए। आपको नहीं समझ आ रहा है अगर मेरी स्पीड में, इतनी स्पीड में, तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि हम समझ पाएँ कि कैसे और बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना सकूं। क्या बोला है, व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर नेगेटिवली चार्ज बॉडीज विद इक्वल मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज आर ब्राउट साइमल्टेनियसली इन कॉन्टैक्ट विद द कैप ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप देन द स्ट्रिप्स। 53 में क्या बोला है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 53 अब बताइए 53 में क्या बोला है क्वेश्चन कि व्हेन द पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर नेगेटिवली चार्ज बॉडीज विद इक्वल मैग्नीट्यूड्स। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये आपका ए ना होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। एक पॉजिटिव चार्ज वाला आया और एक नेगेटिव चार्ज वाला है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों को अगर यहाँ पे टच करा दें तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो when a positively charged and another negatively charged bodies with equal magnitudes of charge are brought simultaneously in contact with the cap of a positively charged electroscope. Electroscope पहले से ही कैसा चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक। देन द स्ट्रिप्स, जो आपके स्ट्रिप्स हैं, इसको आप थोड़ा नोट डाउन करें, मैं देखता हूँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है शायद। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 अलग अलग बॉडीज हैं, एक में पॉजिटिव चार्ज एक में नेगेटिव, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब मिला देंगे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0।
लेकिन इसके जो पॉजिटिव चार्ज हैं पहले से ही इस रॉड में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या करेगा, मैं अगर इस फिगर को थोड़ा सा दूसरा फिगर बनाऊं, अब इसको मैं अगर देखूं कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये दोनों रॉड इससे कनेक्टेड हैं, अब ये दोनों मिलके तो नेट चार्ज इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो हो गया। अब यहाँ पे पहले से कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये चूंकि न्यूट्रल है तो इसका पॉजिटिव चार्ज, और ये कंडक्टर है, इसका पॉजिटिव चार्ज इन दोनों कंडक्टर्स में क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो कुछ चार्ज इसका उठ के यहाँ चला जाएगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज की जो वैल्यू में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और कमी आ जाएगी तो फोर्स लगने में मतलब कम फोर्स लगेगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव ज़्यादा रिपेल कर रहा था, अब कम रिपेल करेगा, मतलब ये थोड़ा क्लोज आ जाएगा। थोड़ा क्या आ जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को हमने क्या किया, इसके कॉन्टैक्ट मिलाया, दोनों का अमाउंट सेम है तो नेट चार्ज जीरो हो गया, मतलब ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया तो क्या करेगा ये, अगर हम इसको क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, लगा दें इसमें, तो ये पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम बोले थे ना कि हीट फ्लो करता हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ, उसी तरह से यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज कम है, तो ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज की तरफ चार्जेस फ्लो करेगा, तो ये वाला चार्ज इसमें जाएगा, तो कुछ चार्जेस में कमी आ जाएगी, तो यहाँ पे कम चार्ज रहेगा, यहाँ पे कम चार्ज रहेगा, तो ज़्यादा रिपेल कर रहा था अब कम रिपेल करेगा। तो मूव अपार्ट, कम क्लोजर, रिमेन्स अनअफेक्टेड, कैन नॉट बी, तो क्या हो जाएगा, अब थोड़ा क्लोज आ जाएगा, पहले ज़्यादा रिपेल कर रहा था अब कम रिपेल करेगा, मतलब कहाँ जाएगा, नज़दीक आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा, कम क्लोजर। समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर वही कमेंट सेक्शन में आप लिख ही सकते हैं कमेंट में। व्हेन अ न्यूट्रल बॉडी इज ब्राउट क्लोजर टू नेगेटिवली चार्ज बॉडी, व्हेन लिख दे रहा हूं, व्हेन न्यूट्रल बॉडी इज ब्राउट closer to negatively charged body, then अब बताइए क्या होगा, it becomes positively charged, number 2 the net charge on it is 0, number 3 it consists of equal positive negative charge, it consists of equal positive and negative charge, number 4 both 2 and 3। A B C D लिखा हुआ है, मैं थोड़ा 1 2 3 कर दिया गलती से। अब बताइए न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी को किसके नज़दीक लेके आया, निगेटिवली चार्ज बॉडी का, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज बॉडी क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, नज़दीक करेगा, और नेगेटिव वाला नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। बस क्या करेगा, आप यूँ समझिए, जब नेगेटिवली चार्ज बॉडी हमारा रॉड है या नेगेटिवली चार्ज रॉड है, तो पॉजिटिव वाले को क्या करेगा, नज़दीक बुलाएगा, और नेगेटिव वाले को रिपेल करेगा। मैंने इस कहानी को बताया है, इसको बोलते हैं हम लोग बाउंड चार्ज, ये जो अलग से इसको बोलते हैं फ्री चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, फ्री चार्ज। ये सब कौन से चार्ज हैं, बाउंड चार्ज, एक ही जगह में है, एक ही बॉडी में है, लेकिन वो अलग अलग जगह में आ गया, किसकी वजह से, इस फ्री चार्ज की वजह से। ये इंडक्शन के थ्रू होता है, बीच में हवा है तो इससे ट्रैवल नहीं कर सकता। तो बताइए जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना नेगेटिव चार्ज रहेगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो नेट चार्ज क्या होगा, 0, ये तो गलत है। क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये भी सही है, तो बोथ होगा, ये सब नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, बोथ 2 and 3। तो ये इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज नज़दीक लेके आएंगे तो उस बॉडी का पॉजिटिव को नज़दीक कर देगा, नेगेटिव को रिपेल कर देगा। मैंने बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन, नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्शन। रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो इसको खींच लेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बस ये बोला है कि नेट चार्ज इसका 0 ही रहेगा, और जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, यही बात कहना है सिर्फ। तो आप बात समझ गए होंगे, पीछे वाले लेक्चर में इसको मैंने अच्छे से कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़ें। अ करंट कैरिंग मेटालिक कॉम्ब इज प्लेस्ड क्लोज टू स्मॉल आयरन फिलिंग्स। एक मेटालिक कॉम्ब है जिसमें क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करेगा तो क्या होगा बताइए, वो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मैंने फिर बोला है इससे पहले, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड में ही करंट जब फ्लो करेगा कॉम्ब में, तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आयरन का फिलिंग आके रहेगा। तो क्वेश्चन में बोला है, करंट कैरिंग मेटालिक कॉम्ब इज प्लेस्ड क्लोजर टू स्मॉल आयरन फिलिंग्स, देन द आयरन फिलिंग्स विल फ्लाई अवे फ्रॉम द कॉम्ब। गलत बात है, आयरन फिलिंग
मैंने क्या बोला था कि जो मैग्नेट है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ क्रिएट करता है, और करंट अगर कैरी करेगा कोई कंडक्टर वो भी चारों तरफ क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में उस पैटर्न में आके आयरन के फीलिंग्स आ जाएंगे। व्हेन iron filings will fly away from the comb when switch is turned off। गलत बात। iron filings align in the direction of magnetic field produced around the metallic comb। metallic comb के चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा कौन, आयरन के फीलिंग्स। आयरन फीलिंग्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द कॉम्ब। और हाँ बिल्कुल अट्रैक्ट भी होगा, बोथ बी एंड सी। 55 पे एक बार देख लेते हैं, 55 का आंसर है बी। यहाँ पे बस बी लिखा है, अट्रैक्ट भी होगा आई थिंक। चलिए इस पे सोचने की ज़रूरत है थोड़ा, अब देख लीजिएगा। इसमें एक आंसर तो सही है, आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाएगा। अट्रैक्शन यहाँ नहीं कह सकते, क्या हो जाएगा, अलाइन। अट्रैक्शन का मतलब खींच लेगा, खींचेगा नहीं, बस उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। बाद में आप क्लास 10 में इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 56 में हम लोग आते हैं। तो इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। करंट कैरिंग कंडक्टर चारों तरफ कौन सा फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि टू चार्ज्ड बॉडीज, इसमें ए है, टू चार्ज्ड बॉडीज ए एंड बी आर सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट्स। अब बताइए इस तरह से सस्पेंड कर दिया गया, एक पॉजिटिव है और दूसरा नहीं पता, ये ए है और ये बी। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और बी के बारे में पता नहीं। अब ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इफ ए इज पॉजिटिवली चार्ज देन कैन बी आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ चार्ज बी। अगर एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना कि एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करता तो क्या होता, नजदीक आ जाता। दूर करने का क्या मतलब है कि रिपल्शन। रिपल्शन मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो आंसर क्या होगा, बी इज ऑल्सो अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। दूसरा में क्या बोला है, ये आपको समझ आ गया 50 का ये। चलिए बी में क्या बोला है, बी में बोला है, फिगर बना लेते हैं पहले इस तरह का, ठीक है। ए में नेगेटिव चार्ज है और बी में पॉजिटिव नज़दीक आ गया, नेगेटिव दूर चला गया, ठीक। और नेगेटिवली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड न्यूट्रल स्फीयर बी। ये न्यूट्रल क्यों है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है। ऐसा क्यों हुआ, चूंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया, नेगेटिव नेगेटिव को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, ठीक है। कैप्ट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, ये जो स्टैंड है इसमें ये कंडक्टर नहीं है, ये हमारा इंसुलेटर है जिस पे खड़ा है वो, नहीं तो फिर सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। कैप्ट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड ब्राउड क्लोज टू ईच अदर, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एज शोन इन द फिगर। इज बी चार्ज, बी चार्ज नहीं है, बी बाउंड चार्ज है। चार्ज तब होगा जब उसमें फ्री चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, मैंने बोला ये फ्री चार्ज है, ये चार्ज है, ये न्यूट्रल है, क्योंकि नेट चार्ज इस बॉडी का क्या होगा, जीरो। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। तो मैं क्या बोला था, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा बताइए, अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा रिपल्शन से, तो नेट क्या होगा, अट्रैक्शन, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा नेचर का फोर्स। अट्रैक्शन भी है, रिपल्शन भी है, बट क्या ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। मैं पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन कर दिया हूँ। इसको उतार लें, उतार लें, क्या बात समझ जाए, हो गया। इसमें तो कोई न्यूमेरिकल थोड़े है, बस आसान आसान क्वेश्चन है, आप करते जाएं, ठीक है। उतारें, चलिए क्वेश्चन नंबर 57। वैसे ड्यूरेशन बहुत बढ़ रहा है, आप लोगों को लेंथी लेक्चर पसंद नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊंगा। 57 में क्या बोला, राघवन फाउंड अ मेटेलिक रॉड ए बी। कोई आदमी है, तो आप ही मानिए अपने आप को, मेटेलिक रॉड है ए बी, एक मेटेलिक रॉड है जिसमें चारों तरफ कौन सा चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। बाहर क्यों आता है, मैंने बताया था, एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, तो बाहर आने की कोशिश करता है वो, लेकिन हवा में तो ट्रैवल नहीं कर सकता। और एक CD रॉड है, इसमें भी कैसा चार्ज है बताइए, पॉजिटिव चार्ज। मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। राघवन फाउंड अ मेटेलिक रॉड AB एंड ग्लास रॉड CD बोथ पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, मेटेलिक, और ये ग्लासिक, मतलब ग्लास का है, ठीक है। अब ग्लास क्या है, ग्लास एक बैड कंडक्टर है, ग्लास में चार्जेस फ्लो नहीं कर सकता, जहाँ पे रख दिए वहीं रह जाएगा, जहाँ पे रख दिए वहीं रह जाएगा। मेटेलिक में क्या है कि आप यहाँ पे अगर छुएंगे तो सारा चार्ज आ जाएगा आपके हाथ के थ्रू, और वो ग्राउंड में चला जाएगा अगर आप अर्थ से कनेक्टेड है तो, ठीक है। देखते हैं, ही वांटेड टू नो व्हाट वुड हैपन टू द चार्ज AB ऑन CD इफ इट टच्ड बोथ द रॉड्स A एंड C, बोथ द रॉड्स एट A एंड C। तो जो आप ही मान ले, आप मानते हैं कि श्याम है या व्हाटएवर, आप
विनोद हैं, तो विनोद है जो ए में टच कर रहा है और सी में टच कर रहा है। जब ए में टच करेगा, चूंकि मेटेलिक है तो पूरा चार्ज इसके थ्रू आके हमारा अर्थ में चला जाएगा, तो यहाँ पे नेट यहाँ पूरा चार्ज जीरो हो जाएगा। लेकिन सी में टच करेंगे तो जहाँ टच करेंगे वही वाला चार्ज हमारे हाथ के थ्रू अर्थ में जाएगा और सब चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ग्लास क्या है आपका बैड कंडक्टर है, तो बैड कंडक्टर से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। जहाँ छुएंगे वही वाला आएगा और यहाँ पे ए में छुएंगे तो सारा चार्ज आ जाएगा। तो जब ए में छुएंगे तो मेटेलिक रॉड के सारे चार्ज गायब हो जाएंगे, अर्थ में चले जाएगा, और सी में छुएंगे तो चूंकि ग्लास का बना हुआ है सारा चार्ज नहीं आएगा, वही चार्ज आएगा जिसको हम टच करेंगे। आई थिंक ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारा नहीं करा पाएंगे शायद, तो कुछ छोड़ देंगे, लेवल 2 का पार्ट 2 बनाना पड़ेगा शायद, नहीं बना कर लेते। क्वेश्चन नंबर 58 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 काहे रखेंगे यार, थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, आप लोग बिल्कुल एकदम एक्टिव हो जाएं। 58 क्या, 2 आइडेंटिकल स्मॉल मेटेलिक बॉल्स, ऐसा कुछ है, टच किया हुआ है ना, और ए में कैसा चार्ज है, बोलें पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और बी में नेट चार्ज जीरो है। 2 आइडेंटिकल स्मॉल मेटेलिक स्फीयर्स ए एंड बी आर प्लेस्ड साइड बाय साइड ऑन एन इंसुलेटिंग स्मूथ टेबल। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लगभग जीरो माने मतलब है ही नहीं फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इफ ए इज पॉजिटिवली चार्ज एंड हेल्ड फिक्स्ड विद द टेबल, डिस्कस द मोशन ऑफ बी। तो क्या होगा बताइए, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो क्या करेगा, ये निगेटिव को नज़दीक बुलाएगा और पॉजिटिव को क्या करेगा, दूर करेगा। बताइए इस दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन, इस दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्शन। क्या ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन कम होगा, तो डोमिनेट क्या करेगा, अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्ट करके बी को क्या करेगा, नज़दीक लेके आएगा। तो होगा कुछ यूँ, क्या हो जाएगा, जब ये नज़दीक आएगा तो ये टच कर जाएगा इसको, चूँकि स्मूथ है तो फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा है, फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। बट कुछ पॉजिटिव तो बच जाएगा ना, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, बट कुछ पॉजिटिव इसमें आ जाएगा, मान लेते कुछ पॉजिटिव बच गया, ठीक है। अब बताइए इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, फिर क्या हो जाएगा बताइए, फिर इसको दूर कर देगा। इसमें भी पॉजिटिव रहेगा कुछ, इसमें भी कुछ पॉजिटिव रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, बाय इंडक्शन दोनों को अलग अलग करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन भी होगा रिपल्शन भी होगा, लेकिन अट्रैक्शन चूंकि ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, जिसकी वजह से बी को पहले नज़दीक बुलाएगा, फिर टच करेगा, जब टच करेगा तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कुछ पॉजिटिव मिलके 4 पॉजिटिव और 4 निगेटिव मानते हैं, वो न्यूट्रल हो गया, बट कुछ पॉजिटिव तो बच जाएगा ना, वो जो पॉजिटिव बच गए, कुछ क्या पूरा ही बचेगा, इसके जितने पॉजिटिव खत्म होंगे इसके साथ, इतना पॉजिटिव इसमें तो आ जाएगा ना, खत्म नहीं होगा, मैं गलत कह रहा था। तो जो पॉजिटिव बचा आपका, ये पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव 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 में, फिर मैं कह रहा हूँ पहले पॉजिटिव था, निगेटिव को अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को रिपेल किया, जितना अट्रैक्शन हुआ उतना रिपल्शन हुआ, जितना अट्रैक्शन हुआ उतना रिपल्शन हुआ। तो सॉरी पॉजिटिव ने निगेटिव को क्या किया, अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, रिपल्शन कम हुआ, तो अट्रैक्शन डोमिनेट किया, तो अट्रैक्शन हो गया, ए ने बी को अट्रैक्ट करके नज़दीक बुलाया। अब नज़दीक जब बुलाया तो क्या हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर गायब हो गया। अब पॉजिटिव जो बचा वो पॉजिटिव इसमें भी रहा, इसमें भी रहा, अब ये दोनों में पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो दूर भगा देगा, पहले पास बुलाएगा फिर दूर भगा देगा। आपको बात अगर नहीं समझ आई, फिर मैं कह रहा हूँ कहाँ लिखेंगे आप, कॉमेंट सेक्शन में, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, या व्हाट्सएप ग्रुप में आप आ सकते हैं, नंबर आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन 59 क्या कहता है, कह रहा है कि ऑब्जर्व द सर्किट एंड स्टेट वेदर द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। इफ ईच सेल इज ऑफ ईएमएफ 1.5 देन फाइंड द टोटल ईएमएफ। आप खुद कर सकते हैं, ये बिल्कुल इस तरह का है फिगर, ऐसा ऐसा, और यहाँ पे एक स्विच है, और यहाँ पे एक बल्ब है, और यहाँ पे भी एक, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें, करंट फ्लो कर रहा है, देखिए इसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, ये एक ही सिंगल सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो किस में हो गया, ये सीरीज में हो गया, किसमें, सिंपल सी बात, सीरीज में, ये 1.5 है, 1.5 तो मिलके क्या हो जाएगा, 4.5 वोल्ट का, आराम से कर सकते, तीनों किस में, सीरीज में, तीनों किस में, सीरीज में, ठीक है ना। देखिए यहाँ से करंट अगर सेम फ्लो करे तो उसको क्या बोलेंगे, सीरीज में, तो ये 1.5 वोल्ट का है, ये भी 1.5 वोल्ट का, ये भी 1.5 वोल्ट का, तो ये सीरीज में है, तीनों जोड़ देंगे, हो गया खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, 3 आइडेंटिकल सेल्स ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट आर गिवन, फाइंड हाउ वी कैन अरेंज देम टू गेट अ टोटल ईएमएफ ऑफ 60 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, 60 में 3
सेल्स हैं, 3 सेल्स हैं, प्रत्येक सेल का जो मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल डिफरेंस का वो कितना है 1.5 वोल्ट का। कितना वोल्ट का 1.5 वोल्ट के कितने सेल्स हैं 3 सेल्स हैं। अब 3 सेल्स हैं, नंबर 1 क्या चाहिए उसको 1.5 वोल्ट। सेम होने के लिए क्या होना पड़ेगा पैरेलल में लगाना पड़ेगा। ये 1.5 वोल्ट का, ये भी 1.5 वोल्ट का, ये भी सब किस में आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये भी 1.5 वोल्ट, ये भी 1.5 वोल्ट, ये भी 1.5। ये पहला वाला का आंसर हो गया। दूसरा कितना चाहिए उसको 3 वोल्ट। अब 3 वोल्ट चाहिए तो क्या होगा बताइए। ये आपको नहीं पता है इसके बारे में, इसके बारे में आपको बाद में डिस्कशन करना पड़ेगा। बी के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। सी में कितना बोला है 4.5 वोल्ट। अब 4.5 वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे बताइए, सीरीज में लगाना पड़ेगा। किस में लगाना पड़ेगा सीरीज में। ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट। 3 वोल्ट वाला आप याद रखें ये कैसे होगा। 1.5 सेम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, सॉरी ये भी हो जाएगा आपका, बहुत टफ नहीं है। ये बात आपको समझ आई। सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा तीनों जुड़ जाएगा, पैरेलल में लगाएंगे तो तीनों का जितना होगा उसका फिर टोटल मिला के भी उतना ही होगा। बट 3 वोल्ट वाला मैं बता दे रहा हूँ, 3 वोल्ट वाला थोड़ा टफ तो नहीं है बहुत, लेकिन कैसे करेंगे देखिए। मान लेते हैं कि मैंने लिया, मुझे लगा था नहीं बन पाएगा, ये 1.5 वोल्ट का, ये 1.5 वोल्ट का। अब बताइए 1.5 जोड़ के कितना 1.5 ही रहेगा क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों को मिला के कितना कर दिए देखिए 1.5 ये टोटल मिला के कितना हुआ 1.5, और ये पूरा मिलके इसके साथ सीरीज में तो 1.5 कितना हो गया 3 वोल्ट। आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो 2 सेल्स को हमने क्या किसमें लगाया पैरेलल में, तो उसका जो पैरेलल है फिर उसको तीसरे के साथ किसमें लगाए सीरीज में, तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। करें नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। नहीं समझ आ रहा होगा आपको शायद क्योंकि बहुत स्पीड में है, तो आप स्लो करके देख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल हीटिंग एलिमेंट्स। अब बताइए 2 एलिमेंट्स है, हीटिंग एलिमेंट्स। इस तरह का फिगर आपके पास होगा, मैं बहुत ही गंदा फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 सेल मतलब एक बैटरी है और एक यहाँ पे कुछ इस तरह का है। इस तरह का, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन में ए है और ये बी। आपके पास बुक हो तो और अच्छी बात है, बुक नहीं होगा तो फिर मैं बहुत ख़राब फिगर बना। प्रोडक्ट 2 आइडेंटिकल हीटिंग एलिमेंट्स। हीटिंग एलिमेंट मतलब ये करंट फ्लो करेगा तो इसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। स्विच को जब ऑन करेंगे इज द हीट डेवलप्ड इन ईच एलिमेंट सेम और डिफरेंट। देखिए जब इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे जितना करंट फ्लो करेगा उतना ही करंट इसमें भी फ्लो करेगा। लेकिन आप बाद में जब समझेंगे इन चीज़ों को तो मैं क्या बोलूँ, जब पैरेलल में आप बात करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपका पहले से सेम है 61 में। थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा समझ जाऊँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए जो बैटरी है हमारा सेम बैटरी है। क्वेश्चन में बोला है, अब यहाँ पे मेन बात है इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा कि इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ये आप बाद में समझेंगे। I बराबर क्या होता है V/R, V बराबर IR, I बराबर क्या होगा V/R। ये आपका ओम्स लॉ है। कौन सा लॉ है ओम्स लॉ। इस पर आप चिंता ना करें। अब देखिए रेसिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करेगा। तो यहाँ पे चूंकि सीरीज में है तो इसमें जो इसका रेसिस्टेंस है, रुकावट है, उसमें बढ़ जाएगी तो करंट कम हो जाएगा। और यहाँ पे पैरेलल में है, इसमें पैरेलल में रेसिस्टेंस घट जाता है, यहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और यहाँ पे रेसिस्टेंस घट जाता है। जहाँ पे रेसिस्टेंस घट जाएगा वहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और जहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा वहाँ करंट कम फ्लो करेगा। तो आप अभी याद रखें, अगर सेम सर्किट है जस्ट सीरीज और पैरेलल कर दिए तो सीरीज के केस में करंट कम फ्लो करेगा, यहाँ पे करंट कम फ्लो करेगा, और यहाँ पे जो करंट है ये सब में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, आप इसका ख्याल रखें। सेम करंट नहीं जाएगा यहाँ से कुछ और करंट जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा फ्लो करने लगेगा। तो बताइए करंट कहाँ कम फ्लो करेगा, सीरीज में करंट कम फ्लो करेगा और पैरेलल में करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। और करंट जिसमें ज़्यादा फ्लो करेगा उसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा।
तो अगर आप पढ़ें, लिखा हुआ भी है, द करंट दैट फ्लोज थ्रू द हीटिंग एलिमेंट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज इज लेस देन द करंट दैट फ्लोज थ्रू देम व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एज सच मोर हीट इज जनरेटेड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन फी। तो बी में ज़्यादा हीट जनरेट होगा क्योंकि इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ए में करंट कम फ्लो करेगा क्योंकि रेसिस्टेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से हीट कम जनरेट होगा। तो हीट कहाँ पर ज़्यादा जनरेट होगा बताएं? बी वाले कंडीशन में। ठीक है, उतार लें। नहीं समझ आया कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ सीरीज़ में रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो करंट कम हो जाता है, या रेसिस्टेंस कम हो जाता है तो करंट ज़्यादा हो जाता है। करंट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जहाँ करंट कम होगा वहाँ हीटिंग इफेक्ट कम होगा। क्योंकि बाद में पढ़ेंगे कि जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा हीट, करंट बढ़ते जाएगा, हीट जनरेशन भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। H बराबर आई स्क्वायर आर टी एक फार्मूला आएगा, अभी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना सकते हैं लिख दें, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई करंट है, आर रेसिस्टेंस है, टी टाइम, H हीट है। एंड वेदर द फॉलोइंग सर्किट आर ओपन और क्लोज्ड। अब ओपन और क्लोज के बारे में आपको बताना है। ठीक है, आगे सारे क्वेश्चंस आपके इजी क्वेश्चन ही है, कर सकते हैं ओपन क्लोज। अब पहला वाला क्वेश्चन में अगर आप देखें, पहला वाले में कॉपर वायर है, स्टील वायर है और स्विच को ऑन नहीं किया है। स्विच ये ऐसा होने से स्विच ऑफ है और ऐसा होने से ऑन है, तो पहला वाले में स्विच ऑफ है, इसका मतलब ओपन है, ऑफ का मतलब ओपन है। दूसरा वाले में कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है, बल्ब फ्यूज्ड है। बल्ब फ्यूज मतलब बल्ब ही रोक देगा, तो बल्ब फ्यूज का ऐसा बल्ब है, बल्ब बना हुआ है ऐसा बल्ब, मतलब बल्ब बीच में खाली अगर है, फिलामेंट नहीं बना हुआ है, तो वो क्या है? फ्यूज्ड है। और जब बल्ब फ्यूज्ड होगा तो क्या होगा? ओपन सर्किट होगा। तीसरा में सिल्क थ्रेड लिया है, जो थ्रेड है मतलब जो आपका वायर है वो सिल्क का, और सिल्क क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो भी क्या होगा? आपका ओपन सर्किट होगा। चौथा वाला में सब कुछ सही है, सर्किट क्लोज भी किया मतलब स्विच ऑन भी किया है, कॉपर वायर भी इस्तेमाल किया, बैटरी है, और बल्ब फ्यूज भी नहीं हुआ है, तो वो क्या है? आपका ऑन है। ठीक है, मतलब क्लोज्ड सर्किट है। क्लोज सर्किट मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करेगा मतलब ऑन है। ऑन का मतलब स्विच ऑन है, मतलब क्लोज सर्किट है, मतलब करंट फ्लो कर रहा है। और ऑफ का मतलब ओपन है, ओपन मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब स्विच ऑफ है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। कंपेयर द नेचर ऑफ मटेरियल यूज टू मेक फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्यूज वायर। फिलामेंट और इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूज एक ऐसा, देखिए जो फिलामेंट है, एक फिलामेंट के बारे में बताना है और फ्यूज़ के बारे में आप पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। फ्यूज़ क्या करता है कि अगर मतलब वहीं से सारे करंट पास करता है, अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट बाई चांस पास कर गया गलती से, तो वो क्या करेगा? उसका टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो मेल्ट कर जाएगा, मतलब फ्यूज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बताइए? कम होता है। किसका बना हुआ होता है? आप पढ़ लें, लिखा हुआ है। और फिलामेंट क्या है? फिलामेंट जो बल्ब टेम्परेचर बढ़ाकर ग्लो करता है, ग्लो करवाता है अपने आप को, उसको हम वहाँ फिलामेंट इस्तेमाल करते हैं। तो फिलामेंट में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, अगर ये लो होगा तो पहले ही टूट जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। फ्यूज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि अगर करंट गलती से ज़्यादा फ्लो कर जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ के वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। पढ़ लेंगे। वाटर लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स, मैंने बोला था दो वायर्स होता है, एक लाइव और न्यूट्रल। लाइव में ज़्यादा पोटेंशियल होता है, न्यूट्रल में जीरो पोटेंशियल होता है। ठीक है, दो वायर होता है। दो वायर्स आपका बाहर से आता है, जो बाहर से जहाँ पावर जनरेटर है, जो जनरेटर है बाहर से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई होता है, वहाँ पे एक वायर लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। लाइव वायर को कवर किया जाता है रेड से और न्यूट्रल को ब्लैक से, अक्सर ऐसा किया जाता है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। एक में पोटेंशियल हाई होता है, एक में पोटेंशियल लो होता है। एक में पोटेंशियल मान लेते हैं 220 वोल्ट है, एक में जीरो होता है। इस तरह की बात होती है। रिप्रेजेंट द कनेक्शन शोन इन द सर्किट डायग्राम, तो आप सर्किट डायग्राम में बना सकते हैं। जो आपका बैटरी से बना हुआ है उसको आप इस तरह से बना दें। जो आप देखेंगे इस तरह का बैटरी है, ये बैटरी है, एक बैटरी है, तो बैटरी सब इस तरह से बना दें और बल्ब लगा दें इस तरह से, बस सर्किट आप देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। वी ऑब्जर्व द बल्ब ग्लोइंग व्हेन द स्विच इज ऑन, कैन वी कंक्लूड दैट चार्ज इंस्टेंटली मूव फ्रॉम द स्विच टू द बल्ब। सीधे फ्लो नहीं करता। जैसे आप अगर क्या करें, मान लेते हैं 10 साइकिल आपने लगा दिया, एक साइकिल को गिराया धक्का लगा के, तो दूसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा, तो लास्ट वाला भी गिर जाता है ना। जो ही पहला वाला गिराते हैं लास्ट वाला भी गिर जाता है, तो इस तरह से धक्का आगे बढ़ता है। तो जब आप स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब के नज़दीक वाला जो है वहाँ पे एनर्जी उसको ट्रैवल करके देता है। अब पढ़िएगा समझ आ जाएगा। व्हाट इज डीपोलराइजर, आपका 68 आसान क्वेश्चन। इधर आसान क्वेश्चन है, मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। आप जब पढ़िएगा, इनके सॉल्यूशंस भी गिवन है, 2-3 क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि इसके लिए लेवल 2 के लिए और सेकंड पार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप सॉल्यूशन जब देखेंगे, मैंने जितने सारे कॉन्सेप्ट बताया है वो सारे को अगर आप समझने की कोशिश करें तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। इसमें कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, बस थ्योरी है। आराम से पढ़ें, थोड़ा आप भी पढ़ें, थोड़ा मैं भी पढ़ाया, तो इससे मुझे लगा कि सारी चीज़ें मैंने करा दी है। किसका? लेवल 2 का और लेवल 3 का।
और मुझे लगता है कि आप बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि आपको बहुत समझ आया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर समझ नहीं भी आए तो आप ज़रूर बताएं, मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।